हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सब ने कभी ना कभी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा। कुछ कॉन्सेप्ट से आप वाकिफ़ होंगे, शायद कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो आपके लिए थोड़े से नए होंगे आज के वीडियो लेक्चर में। एक्चुअली कुछ क्वेरीज आई थी जिस कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ग्लाइकोलाइसिस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, बट स्टिल कुछ बच्चों को अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं कोशिश करूँगा कि आज के वीडियो में वो दूर हो जाए और हम बहुत आसानी से ग्लाइकोलाइसिस को समझ पाएँ। अब हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं। ग्लूकोज जो है वो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट में, या हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका एक बहुत मेन पार्ट है। जो हमारे सोर्स के एनर्जी के बहुत अलग अलग टाइप के सोर्स हैं, उसका एक बहुत मेन पार्ट जो है वो ग्लूकोज भी है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। जब हम ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस इज टू ब्रेक डाउन, सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, ये होता है ग्लाइकोलाइसिस। अब हमारे शरीर में जब भोजन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के बाद ग्लूकोज बनता है। जब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन का क्या मतलब होता है, जो बड़े मैक्रो फूड पार्टिकल्स हैं उनको माइक्रो फूड पार्टिकल्स में या सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना। ठीक है, अगर कोई पॉलीसेक्राइड है तो उसको मोनोसेक्राइड में तोड़ना। ठीक, तो हमें वहाँ से ग्लूकोज मिल जाता है। वो ग्लूकोज हमारे शरीर में सेल्स के द्वारा एब्जॉर्व किया जाता है। जब सेल्स के द्वारा ग्लूकोज एब्जॉर्व कर लिया गया, क्या उतने से ही हमें एनर्जी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। सिर्फ ग्लूकोज मिल जाने से एनर्जी नहीं मिलती, उस ग्लूकोज का जब प्रॉपर ऑक्सीडेशन होता है उसके बाद हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ग्लूकोज हमारे लिए एनर्जी का काम नहीं करता, ग्लूकोज हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है, पर ग्लूकोज खुद एनर्जी नहीं है। ग्लूकोज से हम एनर्जी बनाएंगे। ठीक, तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है उन स्टेप्स को मिला के एक पूरा प्रोसेस बना है जिनमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जाएगा, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और उससे हमें एटीपी मिलेगा। ठीक, उसका पहला प्रोसेस, हम पहला स्टेप देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पे ग्लूकोज एज इट इज़ आता है और हमें उस ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाना होता है। ठीक, हमारे शरीर में प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का होता है, जहाँ पे ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ के हमें 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, दैट इज़ पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड हमें बनाने। तो ग्लाइकोलाइसिस का पहला जो मोटिव है, मकसद है, वो क्या है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेना है और उसको तोड़ना है 2 पायरुविक एसिड में। एक पायरुविक एसिड यहाँ, एक पायरुविक एसिड यहाँ। ये याद रखना है आपको कि ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हमें बनाने हैं। मतलब लास्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसमें 3 और 3 6 कार्बन रहेंगे, तो किसी भी प्रकार का कार्बन का लॉस जो है ग्लाइकोलाइसिस में नहीं हो रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जो मेन फंक्शन है या ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, एम्डेन मेयरहॉफ पैरनहास पाथवे। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अप्रॉक्स हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ग्लाइकोलाइसिस से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस का पढ़ना भी ज़रूरी है, ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ना ज़रूरी है। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये हमारे शरीर में सेल में साइटोसोल में होता है कंप्लीट। सेल में ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये साइटोसोल में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सेल के साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस जो है कंप्लीट होता है। मतलब, अच्छा, साइटोसोल का मतलब क्या हुआ? सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर जो लिक्विड भरा है उसके अलावा जो सेल में पूरा लिक्विड है वो साइटोसोल होता है, और अगर कंप्लीट सेल का लिक्विड बोले तो वो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा बेसिक डिफरेंसेस है, आप याद रखना। तो साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम क्रेब्स साइकिल पे बढ़ते हैं, बट साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये आप याद रखना। अब ग्लाइकोलाइसिस को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है, ब्रेकडाउन ऑफ
ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक एक करके कई ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे, एक बार में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। हम किसी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम लेते हैं और देखते हैं कैसे पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। पहले आप इस वीडियो को देखना, उसके बाद इसको नोट डाउन करना। पहले इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा देख लो, देन उसके बाद आप इसके स्टेप्स जो है वो लिखते जाना। स्टेप्स की अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में, तो ग्लाइकोलाइसिस चूँकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, इसलिए पहला जो सबसे एसेंशियल प्रोडक्ट है, सबसे एसेंशियल मॉलिक्यूल है, वो है यहाँ पे ग्लूकोज। ग्लूकोज ज़रूरी है। ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ। एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब जो ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है इसको हम समझते हैं। जो पहला स्टेप है, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा। अच्छा, आप एक चीज़ और, एटीपी सबको पता है एनर्जी करेंसी है। एटीपी के फॉर्म में ही हमारे पास एनर्जी जो है स्टोर्ड रहती है या हम यूज़ करते हैं। तो हमारा असल मकसद क्या है? एटीपी बनाना। ये जो भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है, फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, लास्ट जो हमारा मकसद, मेन मकसद होता है, वो होता है एनर्जी। तो एनर्जी हमें एटीपी के फॉर्म में मिल रही है, तो एटीपी बनाना हमारा लास्ट मकसद है, ठीक है। तो ग्लूकोज से एटीपी बनेगा, पर यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी बनाने से पहले हमें कुछ एटीपी खर्च करना पड़ेगा। एनर्जी करेंसी बनाने के लिए कुछ करेंसी हमें पहले खर्च करनी पड़ती है, इन्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाके हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है मिलता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में पहला स्टेप, जब ग्लूकोज है हमारे पास, तो हमें इसका फॉस्फोराइलेशन करवाना है। फॉस्फोराइलेशन करवाने का मतलब एक फॉस्फेट जो है ऐड करना। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का ऐड होना, डीफॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का रिमूव होना, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज में हम एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो ये फॉस्फेट आएगा कहाँ से? तो मैंने अभी अभी बोला कि यहाँ पे क्या होगा? एटीपी का इन्वेस्टमेंट होगा। एटीपी हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो ये फॉस्फेट जो है वो एटीपी से ही आएगा। एटीपी के पास कितने फॉस्फेट हैं? 3 फॉस्फेट हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो 3 फॉस्फेट है एटीपी के पास। तो ग्लूकोज से सबसे पहला स्टेप जो है वो होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। वो फॉस्फेट ग्रुप आएगा एटीपी से, तो ये एटीपी से आया, और एटीपी से जब एक फॉस्फेट ले लिया, ट्राइफॉस्फेट था, 3 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट ले लिया गया, तो कितने फॉस्फेट बचेंगे? 2 फॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से ये बन जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो एक एटीपी आया, उसने अपना एक फॉस्फेट दे दिया और वो एडीपी बन गया और वो बाहर चला गया। ये हो गया पहला रिएक्शन। इस रिएक्शन को होने में कोई एंजाइम मदद करेगा, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ग्लूकोज के ऊपर 6th कार्बन पे एक फ्री साइड चेन जो है मौजूद रहती है। तो 6th कार्बन जब फ्री रहता है तो वहीं पे जाके फॉस्फेट जुड़ेगा। 6th कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो पहला प्रोडक्ट जो हमारा बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और जो एंजाइम है यहाँ पे वो है हेक्सोकाइनेज। एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया आपके पास। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इसको करना है आइसोमेरिज्म, आइसोमेराइजेशन करना है। आइसोमेराइजेशन का मतलब सेम फॉर्मूला के साथ हमें स्ट्रक्चर बस बदलना है। हमें ग्लूकोज को चेंज करना है फ्रक्टोज में। C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग हैं। ग्लूकोज के पास सिर्फ एक साइड चेन थी तो 6 कार्बन, 6th कार्बन पे साइड चेन थी, 6 कार्बन पे फ्री कार्बन था तो वहाँ पे फॉस्फेट जुड़ गया। पर फ्रक्टोज के पास 2 फ्री कार्बन रहते हैं, ठीक है, 1st और 6th दोनों। तो अब इसको हमको कन्वर्ट करना है ग्लूकोज को फ्रक्टोज में। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म होगा, तो एंजाइम जो लगेगा वो होगा आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एंजाइम की मदद से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6th फॉस्फेट पे कार्बन था, अभी भी 6th फॉस्फेट पे कार्बन रहेगा, 6th कार्बन पे फॉस्फेट रहेगा, सॉरी, पहले भी 6th कार्बन पे फॉस्फेट था, अभी भी 6th कार्बन पे फॉस्फेट है। पर यहाँ पे ग्लूकोज के केस में सिर्फ एक
फ्री साइड चेन रहती है, पर अब फ्रुक्टोज के पास 2 फ्री साइड चेन है, मतलब फ्रुक्टोज के पास अभी एक और फॉस्फेट जोड़ने के लिए जगह बची हुई है। तो यहाँ पे एक और फॉस्फेट जुड़ेगा, वापस से फॉस्फेट यहाँ पे किसने दिया था, एटीपी ने, वापस फॉस्फेट देगा यहाँ पे एटीपी और बाहर निकल जाएगा एडीपी और हमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट वाला फ्रुक्टोज मिलेगा जिसको हम बोलते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन और 6th कार्बन दोनों खाली थे, फर्स्ट कार्बन और 6th कार्बन दोनों खाली थे, तो दोनों पे फॉस्फेट ऐड हो गया। तो अभी देखो इतने स्टेप तक क्या हुआ, इतने स्टेप तक ये हुआ कि हमने ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट लगा दिया, मतलब ग्लूकोज के पास खुद का कोई फॉस्फेट नहीं था, पर अब यहाँ पे 2 फॉस्फेट ऐड हो चुके हैं, जो हमारे पास रिजल्टेंट कंपाउंड है उसमें 2 फॉस्फेट ऑलरेडी एडेड है और हमने यहाँ पे 2 एटीपी खर्च कर दिए। तो हमने जब यहाँ पे 2 एटीपी खर्च कर दिए, अभी तक एक भी एटीपी बनाया नहीं, तो अब 2 एटीपी की इन्वेस्टमेंट के बाद अब टाइम आ गया है इस इन्वेस्टमेंट को हार्वेस्ट करने का। इस इन्वेस्टमेंट से अपना जो वैल्यू है उसको निकालना, जो एटीपी हमें चाहिए अब हम उसको यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं हैमरिंग, मतलब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को बीच से तोड़ देना। ठीक है, तो बीच से तोड़ के 2 पार्ट में ये डिवाइड होगा, बीच से जब ये टूटेगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ये 6 कार्बन है, यहाँ भी किसी प्रकार का कार्बन का लॉस नहीं हुआ, तो ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, पर अब ये 2 भाग में टूट गया, तो जो 2 कंपाउंड बनेंगे वो दोनों 3 कार्बन कंपाउंड बनेंगे, दोनों कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से पहला कंपाउंड बनेगा दैट इज DHAP, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। पहला कंपाउंड बनेगा DHAP, दैट इज डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और दूसरा कंपाउंड जो बनेगा दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। देखो यहाँ भी एक फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट थे ना 1 पे और 6 पे, तो यहाँ पे एक फॉस्फेट आ गया डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में एक फॉस्फेट, और दूसरा फॉस्फेट आ जाएगा कहाँ पे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे एक और फॉस्फेट आ गया, और ये दोनों एक दूसरे के बीच में, मतलब DHAP और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये एक दूसरे के आइसोमर है, मतलब इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है बट इनके स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को तोड़ने में, उस एंजाइम को हम बोलते हैं एल्डोलेज। एंजाइम इज एल्डोलेज। और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो बनता है, इसमें एंजाइम जो लगता है वो दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, जिस पे जो एंजाइम लगेगा दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो यहाँ से लेकर हमने हाफ अप्रोक्स प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, जहाँ पे DHAP और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन चुका है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। अब यहाँ से जो भी प्रोसेस होगा वो डुप्लेट में होगा, मतलब कि जो भी चीज़ें बनेंगी वो 2 बनेंगी, क्योंकि 2 कंपाउंड है और ये दोनों का रिएक्शन सेम होगा। एक्चुअली जो DHAP होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, क्योंकि DHAP खुद जो है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए DHAP कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो अब से जो नेक्स्ट प्रोसेसेस आएंगे उसमें आप मान के चलोगे कि यहाँ पे 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए जो भी चीज़ बनेगी वो 2 बनेगी। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे उसके। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इससे मैं क्या कहते हैं वापस से नया स्टार्ट करता हूँ। आई होप कि इतना आपने अब लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा हो तो आप इसको पहले समझ लो, पॉज करके बाद में आप दोबारा इनको वापस लिख लेना। अब यहाँ पे बात आती है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है जो कि स्टेबल कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी हमने इतनी खर्च की, 2 ATP खर्च की, अब उस एनर्जी को हमें निकालने का, हार्वेस्ट करने का समय आ गया है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है वहाँ पे बाहर निकल जाएंगे और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ऐड होगा। हाँ, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो गया, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए। उसके आगे हम बात करें तो यहाँ पे जब 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ तो ये जो 2 हाइड्रोजन है इसको कोई कैरी करेगा और इसको जो मॉलिक्यूल कैरी करेगा दैट इज़ NAD+, और NAD+ जो कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोजन कैरी करने के बाद वो होगा NADH+H+, NADH+H+। ठीक है, दैट इज़ निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड बन गया। अब ये जो NADH+H+ है इसका आगे बहुत यूज़ है क्योंकि इस NADH+H+ के पास 3 ATP एनर्जी जनरेट करने की क्षमता होती है, इसी से हमें ATP जो है मिलेगी। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखते रहना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया, NADH+H+ बन गया, उसके बाद जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा दैट इज़ 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एल्डिहाइड से एसिड बनेगा, डिहाइड्रोजिनेशन एल्डिहाइड का होता है तो एसिड बनता है, तो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा यहाँ पे, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और जो एंजाइम इसमें हेल्प करेगा इस प्रोसेस में वो होगा डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम इज डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो इस प्रोसेस को कंप्लीट कराएगा। तो हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड सब एसिड बन चुका है, ग्लिसरिक एसिड बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक NADH+H+ भी आ चुका है जो कि बहुत ज़रूरी है, एनर्जी करेंसी है NADH+H+, उसी से हम ATP बनाएंगे। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं। 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे हमें बनाना है ATP। अब यहाँ पे हमें बनाना है ATP। ठीक है, ATP बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बनेगा उसके बाद हमें बनाना है एक, जो इसके पास 2 फॉस्फेट है ना, इन 2 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट को हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। एक फॉस्फेट को हम यूटिलाइज़ करेंगे। यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, हम एक ADP लेंगे, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और इसको यूटिलाइज़ कर देंगे, हम बना देंगे ATP। एक ADP लेंगे और यूटिलाइज़ करके हम क्या बना देंगे, ATP। तो हमारे पास था 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फेट थे पर एक फॉस्फेट हमने हटा दिया तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो हमारे पास रिजल्टेंट कंपाउंड बचा वो क्या बचा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अच्छा, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, मैंने बोल दिया था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद जो भी चीज़ें होंगी वो डुप्लेट में होंगी, मतलब डबल होंगी। तो यहाँ पे NADH+H+ भी 2 बनेंगे और यहाँ पे जो ATP बन रहा है ये भी 2 बनेंगे। ठीक है, ये भी 2, ये भी 2। उसके आगे हम बात करते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। इस पे जो रिजल्टेंट जो एंजाइम होगा, एंजाइम कौन सा होगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। एंजाइम होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा, तब जाके 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके आगे हम बात करते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन होगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, मतलब 3 फॉस्फेट जो है वो 3rd कार्बन से 2nd कार्बन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, 3rd कार्बन से 2nd कार्बन के ऊपर चला जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, एंजाइम जो लगेगा दैट इज़ म्यूटेज। एंजाइम इज म्यूटेज।
2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमें कंपाउंड मिल गया। और यहाँ पे फाइनली एक प्रोसेस होगा जिसको इनोलेशन बोलते हैं। इनोलेशन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से यहाँ पे इनॉल ग्रुप ऐड होगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसको हम PEP बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, प्रोसेस है इनोलेशन, एंजाइम लगेगा इनोलेज, एंजाइम लगेगा यहाँ पे इनोलेज, एंजाइम इज इनोलेज, प्रोसेस है इनोलेशन। हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बना वो होगा PEP। अब इस PEP से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, मतलब यहाँ भी फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है, इस फॉस्फेट से हमें वापस ATP का निर्माण करना है, तो हम दोबारा यहाँ से ATP बनाएंगे। और जब ATP हम यहाँ से निकाल लेंगे, एक ADP लेंगे और उससे ATP बना लेंगे, और ये भी 2 बनेगा, इंटू 2 कर दो, तो हमारे पास जो सिंपल कंपाउंड बचा, पायरुवेट बचा, वो होगा पायरुविक एसिड। पायरुवेट भी आप लिख सकते हो, पायरुविक एसिड भी लिख सकते हो। पायरुविक एसिड जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, और यही हमें बनाना था, और हमारे पास 2 पायरुविक एसिड इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या क्या, NADH+H+ हमें 2 मिल गए, दो NADH+H+ मिल गए। उसके बाद ATP हमें कहाँ कहाँ मिले, 2 ATP हमें यहाँ मिले, 2 ATP हमें वहाँ मिले, तो 4 ATP मिले। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो हमें कितने मिले, 4 मिले। ATP 4 मिल गए, और NADH+H+ जो है वो 2 मिल गए। एक NADH+H+ के पास 3 ATP की क्षमता होती है, 2 मिले तो इसमें ATP कितने हो गए, 6, इसमें ATP कितने हो गए, 4, तो 6 4 10 ATP। पर याद रखो कि हमने पहले 2 ATP खर्च भी किए थे, तो जब 2 ATP खर्च किए थे तो हमारे पास टोटल ये 6 4 10 हो गया, पर इस 10 में से हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास ATP का जो नेट गेन है वो कितना होगा, 8। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में फेवरेबल कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद हमें 8 ATP एनर्जी मिलने की संभावना होती है। मिली नहीं है, मिली तो डायरेक्ट सिर्फ अभी 4 है, 4 में से भी 2 माइनस कर दो, खर्च किए थे तो हमें डायरेक्ट ATP तो एक तरह से 2 ही मिली। पर NADH+H+ जो है इसके पास क्षमता है ATP प्रोड्यूस करने की, जो कि आगे चल के हम इससे ATP निकालेंगे। जब हम क्रेब्स साइकिल में जाएंगे, क्रेब्स साइकिल के बाद जब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, तब जाके इससे जो है ATP हमें प्राप्त होगी। ठीक है, ये था पूरा आपका प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का, EMP पाथवे का, जहाँ पे इतने सारे स्टेप्स होते हैं और इनको याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। 1 से 2 बार आप पढ़ोगे, आपको बहुत ईजिली ग्लाइकोलाइसिस जो है वो याद हो जाएगी। कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं। ये याद रखना है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनने के बाद जो भी स्टेप्स होंगे वो डुप्लेट में चलेंगे, तो जो भी प्रोडक्ट खर्च होंगे या बनेंगे वो 2-2 बार खर्च होंगे और 2-2 बार बनेंगे। तो ये चीज़ आपको बस है याद रखनी है। तो आज का वीडियो ग्लाइकोलाइसिस का इतना ही था। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अब आप इसको नोट डाउन कर लेना, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, और अगर वीडियो ना भी समझ में आए तो आप उसको एक बार और देखना, आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। सो आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।